मुर्दों के वोट डालने में नून लीग की खास महारत है। ये 10-10, 15-15 हजार तक मुर्दों के वोट डाल देते हैं। इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स दोनों, कोई पीटीआई का अगले आम इंतखाबात में टिकट लेने के लिए रजामंद नहीं है। गिरोह का जो सरगुना था, जो सरबराह था, वो शहबाज शरीफ था। डे टू डे ट्रायल किया। थोड़ा वक्त रह गया है कि लकड़ियों की भी किल्लत हो जाएगी और कोयला भी नहीं मिलेगा। ये मार्च जो आप बात कर रहे हैं, ये दूर की बात है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, लंदन एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी सियासत का महवर मरकज बनता जा रहा है। जिस तरह से पिछली हुकूमत यानी नून लीग की हुकूमत के खिलाफ एक मुबैना लंदन प्लान बना था गवर्नमेंट को गिराने के लिए, हटाने के लिए, उसी तरह से उसी तर्ज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक लंदन प्लान बनता नजर आ रहा है। लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो रही हैं और ज़ाहिर है वो मुलाकातें पाकिस्तान के अगले पॉलिटिकल सेटअप के हवाले से या मुमकिन तब्दीली के हवाले से, इस्लामाबाद के अंदर इस तब्दीली के हवाले से हो रही है। और मंगल के रोज़ अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई। वो अहम पैगाम, एक अहम फहरिस्त लेकर गए हैं मियां नवाज शरीफ के पास। उस फहरिस्त में क्या था आपके साथ प्रोग्राम में आगे चल के शेयर करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट मखदूम अहमद महमूद साहब की भी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में। इस मुलाकात में भी अयाज सादिक साहब मौजूद थे और इस मुलाकात के बाद अहमद महमूद साहब की फरियाल तालपुर साहिबा के साथ भी बड़ी अहम मुलाकात हुई है, बड़ी तवील डिस्कशन हुई है। तो आखिर लंदन में क्या हो रहा है, क्या कोई नया लंदन प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हटाने के लिए भी बन रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। और नाजरीन, हम बात करेंगे कि इसी लंदन प्लान से जुड़े कुछ बयानात हम इस्लामाबाद के अंदर भी सुन रहे हैं कि यहाँ पर नून लीग के लोग, जो कि मुकामी क़यादत है, सीनियर क़यादत है, वो भी कुछ तब्दीली के इशारे दे रही है कि मार्च से पहले पहले इस्लामाबाद में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और नाज़रीन, हम बात करेंगे खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, जहां मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया। हुकूमत तो कहती है कि मुर्दों के वोट डलवा के जीत के ये यहाँ पे नून लीग, लेकिन जो इलेक्शन पीटीआई ने हारा था 4000 वोट के मार्जिन से 2018 में खानेवाल का, आज वो वहाँ पे लीड जो है शिकस्त की बढ़ के तकरीबन 14000 पे पहुँच गई है। ऐसा क्यों है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और क्या ये खानेवाल का इलेक्शन 2023 के इलेक्शन का जो वोटिंग ट्रेंड है उसको रिप्रेजेंट करता है? और गैस की बड़ी शदीद इस वक्त बहरान है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है। पर्टिकुलरली सिंध, कराची के अंदर जो लोग हैं सार्फिन, वो बड़े ही परेशान हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और शहला रजा साहिबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, सूबाई वजीर भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले हम ज़रा बात करते हैं लंदन प्लान के हवाले से, फिर आपको वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें कुछ फैसले हुए। वजीउद्दीन साहब वाले मामले पे पार्टी तर्जुमानों को खान साहब ने बयान देने से रोक दिया है। कल तक तो डेफेमेशन का केस भी फाइल करने का इरादा था। बहरहाल इस पे लंदन प्लान पे ज़रा बात करते हैं कि क्या वाक़तन मार्च से पहले पहले कोई तब्दीली आने वाली है? तो मैं ज़रा लंदन प्लान से जुड़े यहाँ पे जो बयानात हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के, वो कितनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि पीटीआई की गवर्नमेंट बड़ी जल्दी घर जाने वाली है? ज़रा सुन लीजिए ख्वाजा आसिफ साहब को। जॉइंट सेशन के वक्त जो है वेरी साइजेबल नंबर जो है वो हमारे साथ खड़ा था। उसमें कुछ लोग थे जो वोट देने को तैयार थे, कुछ लोग कि हम एब्सटेन करेंगे, और बड़ी क्लियर कट डिफीट होनी थी गवर्नमेंट को। और वो कितने मेरा 1.5 से 2 दर्जन तो नंबर थे, 1.5-2 दर्जन, 18 से 25 तक, 24-25 तक लोग थे। लास्ट मोमेंट पे उनको टेलीफोन गए कि भाई आपने हाजिर भी होना है और आपने वोट भी देना है। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने भी फ़ोन किया उनके लिए वो प्री मैच्योर था, तफसील ना पूछा। क्या मुनासिब वक्त होगा? हो सकता है कि ये मार्च जो आप बात कर रहे हैं ये दूर की बात कर रहे हैं, मैं इतना कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब तो इस्लामाबाद में तब्दीली के लिए मार्च 2022 को भी काफ़ी दूर करार दे रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि उससे जल्दी शायद कोई तब्दीली आ जाए। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब, एक लंदन प्लान का हिस्सा आपकी पार्टी थी जो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बना था। अब एक और लंदन प्लान गालिबन आपकी पार्टी के, आपकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बन रहा है। लंदन में बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि मार्च देखना तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले शायद तब्दीली आ जाए इस्लामाबाद के अंदर। देखें, मियाँ साहब आजकल फ़ारग हैं, वहाँ पे यहाँ हुकूमत करते हैं, वहाँ पूछने वाले कम होते हैं, लिहाजा कोई ना कोई आप कह रहे हैं लोग जाएंगे तो उनको मिलेंगे वो। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून जो है एक नई बात तो नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं जिस दिन हम आए थे अगस्त 18 में, अगस्त 18 से लेके आज तक वो 2-3 महीने का टाइम दे रहे हैं, मतलब 3.5 साल हो गए।
तो टाइम इतना ही हमें देते हैं, 2 महीने 3 महीने 2.5 महीने 4 महीने। सो मैं समझता हूँ कि रात के टॉक शो के लिए तो बात ठीक है, खबर के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें कोई सब्सटेंस हो। सब्सटेंस हो तो रिसेंटली जो कवानीन ये पास नहीं कराना चाहते थे हमने कर लिए, तो वहाँ पे परफॉर्म कर जाते। सर वो टेलीफोन कॉल्स की बात कर रहे हैं, टेलीफोन कॉल चली जाती है, वो कहते हैं 22 से 24 बंदे जो हैं वो पीटीआई के राब्ते में थे, हालांकि वो उनसे उन्होंने गारंटी ये मांगी थी कि हमें अगले इलेक्शन में टिकट मिले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और जो मैं बात कर रहा था अयाज सादिक साहब की, वो जो हमारी तला है वो कोई 20 लोगों की लिस्ट लेके गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के पास, जो कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली है, कि ये लोग नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। आप गारंटी दें कि ये अगला इलेक्शन जो है वो नून लीग के अंदर टिकट मिलेगा, तो तब जाके वो किसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का या किसी भी तब्दीली के हवाले से पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ वो उस मूव का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बनेंगे। तो वहाँ पे तो ये डिस्कशन चल रही है अभी आपके खिलाफ। ये रूटीन प्रोसेस है, ये रूटीन प्रोसेस है। इस तरह के नाम भी डिस्कस होते रहते हैं, खबर भी चलती रहती है। खबर चलाना इनकी ज़रूरत है ताकि इनके अपने लोग ना टूटें, और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग किसी भी स्टेज पे इकट्ठे नहीं हैं। ये हर वक्त एक दूसरे को धोखा देने को तैयार होते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं। लास्ट अगर देखें तो जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने वोट दिया था बाजवा साहब की एक्सटेंशन को, तो इनका कोई स्टैंड या इनका कोई आप कह लें असूली मौक़िफ़ या कोई पॉलिसी कोई प्रेडिक्टेबल होना इनका, वो नामुमकिन सी बात है। और दूसरी पीपल्स पार्टी जो है वो तो आप कह लें ये जो सेनेट की चेयरमैन और उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट, इतनी सी बात पे एक दूरियां हो गई, अलहदा हो गए। मैं समझता हूँ अपने अपने मफाद को टो करते हैं ये हर वक्त। और आप अपनी पार्टी में भी जरा होशियार रहिएगा, खबरदार रहिएगा। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो कि खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। ये भी 5 साल पुरानी बात है। मुस्लिम लीग नून में इस तरह के कई होंगे, पीपल्स पार्टी में इस तरह के कई लोग होंगे, मीडिया के बहुत सारे लोग हैं जो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। आप पहले फौजियों में कुछ ना कोई ऐसा बंदा होगा जो कहता होगा मैं कल रिटायर होगा वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। ये कैंडिडेट की कमी, तो वज़ीर आज़म बनने के लिए कैंडिडेट की कमी तो नहीं होती, लेकिन बेसिकली बनना किसने है? फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि खान साहब होशियार रहे, अपने ही पार्टी के 2-3 वज़ीर जो है वो वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में इस तैयारी में लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग पाकिस्तान में एमएनए बनते हैं वो सारे वज़ीर आज़म बनने के कैंडिडेट होते हैं। ये सुन लिख लें, कैंडिडेट होना और कोशिश करना और बात होती है। तो आप कह लेंगे मुझे कोई कहे कि जी चीफ मैं नहीं कैंडिडेट 3 बंदों का नाम ले रहे हैं फैसल वाडा साहब, 3 लोगों का नाम ले रहे हैं, क्वालीफाई करता है, जो क्वालीफाई लोगों का पिन पॉइंट करके नाम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कि उनके कौन से कैंडिडेट हैं। मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें सच्ची बात है। आप बार बार कुछ चीज़ों को इसमें तलाशी ले रहे हैं, तलाशी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी कॉमन, मतलब या तो खबर देना मुझे तो मैं उस पर डिस्कस करूँ। ये जो 3 लोग कैंडिडेट बनने के उम्मीदवार हैं वो कॉमन सी बात है। मुस्लिम लीग नून जो है कहती है इतना टाइम देंगे, ये कॉमन सी बात है। हमारे कोई बंदे टिकट मांग रहे हैं, ये बड़ी पुरानी बात है। सो इसमें नई बात नहीं है कोई कि जिस पर डिस्कस किया जाए। ये बात आपसे खाने वाले पे भी बात करेंगे, गैस के बहरान पर भी बात करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये तब्दीली की बात हो रही है। ज़ाहिर आपकी गवर्नमेंट के हवाले से बात चल रही है कि आपकी गवर्नमेंट को है इस पे कर ले, इस पे बात करने की बात करें। मैं बाकी मेहमानों से बात कर लूं, लेकिन बाकी मेहमानों से बात कर लूं। मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा जरा। शहला रजा साहिबा, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें लंदन में हो रही है। कोई पीपल्स पार्टी भी किसी लंदन प्लान का ऐसा बन गई है। मखदूम अहमद महमूद साहब जो कि जरदारी साहब के बड़े ही करीबी दोस्त साथी समझे जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है नवाज शरीफ साहब के साथ अयाज सादिक साहब की मौजूदगी में। फिर वो फरियाल तालपुर साहिबा के साथ मुलाकात होती है, उनकी बड़ी डिटेल डिस्कशन होती है। शायद उन्होंने डीब्रीफ किया होगा कि उन्हें ओवरऑल जो उनकी डिस्कशन हुई को वाकईतन कोई टॉप लेवल पे कोई इंगेजमेंट चल रही है नून लीग के साथ? नहीं, ऐसी मैं नहीं समझती कोई बात है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब हमारा तो ये कल्चर नहीं है ना कि मुखालिफ के नज़रिए के बजाय उसकी ज़ात को निशाना बनाकर उससे हर किस्म के ताल्लुकात तोड़ लिए जाएं। हमारा एक तरीक़ाकार है जिसमें जो सियासत पे बिलीव करता है वो ये समझता है कि आप अपने मुखालिफ से नज़रियात का इख्तलाफ रखते हैं, बातचीत के रास्ते ख़त्म नहीं करते। और मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी बात है। और नवाज शरीफ साहब इतने अरसे से बाहर हैं, तो और वो भी अब तो जो शैला साहबा जो डिस्कशन है वो तो शायद उसी पॉइंट पे हो रही है कि जिस पॉइंट पे पीपल्स पार्टी नून लीग को लाना चाह रही थी कि आए तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं, सेंटर में भी पंजाब में भी, और उसी पे तो डिस्कशन हो रही है इस वक्त लंदन के अंदर। फायदा नहीं है
देखिए, हो भी जाए तो जब तक ये हो तो अगर फोन से लोग पीछे हट जाते हैं तो फिर फायदा नहीं है इस पे। एक वक्त होता है जब लोग जो है ना किसी फोन से डरते हैं ना कुछ, वो वक्त मैं समझती हूँ कि काफी पीछे हट गया है। इस वक्त तो खुद पीटीआई का जो अपना बुरा हाल है वो सब देख ही रहे हैं। आर यू कॉन्फिडेंट कि अभी कोई फोन नहीं आएगा? अभी कोई ऐसी मूव आई तो कहीं से कोई फोन नहीं आएगा? नहीं, बात यह है कि जिनको फोन आ रहा है वो डटे रहे अपनी जगह। तो एक ये माहौल होता है, इस वक्त वो माहौल लूज हुआ दरमियान में नून लीग की वजह से या पीडीएम की दूसरी जमातों की वजह से। अभी इसमें टाइम है और ये मुलाकात जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान है, लीडर्स के, ये होती रहनी चाहिए। क्योंकि जो भी है अवाम जो है, हम सब जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। अवाम अपना जब फैसला दें तो आपके पास डायलॉग का रास्ता दूसरे से खुला हुआ हो, वर्किंग रिलेशनशिप हो। ये नहीं कि आप अपने आप को सुपीरियर समझ के, यानी आप कह रही है ये कोई फैसला कुन मूव की तरफ नहीं जा रही, पीपल्स पार्टी नून लीग मिलके उस तरफ डिस्कशन नहीं जा रही है? जरूरी नहीं है। असल बात यह है कि दोनों के दरमियान बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। बातचीत का दरवाजा खुल गया दोनों के दरमियान, ये इंपॉर्टेंट बात है। निहाल हाशमी साहब, क्या ये मुसलसल खुला हुआ है? जब शदीद बयानबाजी चल रही थी, जरदारी साहब ने जब मियां साहब को आने का कहा था, अभी लाहौर में बैठ के कहा था कि इनका मरना भी, ये पाकिस्तान में मरना भी नहीं चाहते, तभी दरवाजा खुला हुआ था बातचीत का, या उसके बाद खुला या उससे पहले से खुला था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो उनका तरीक़ाकार है वो है, जो सियासत है वो अपनी जगह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सियासी पार्टीज मिल रही हैं आपस में। ठीक है, मिल रही हैं आपस में, और मकसद है निहाल हाशमी साहब, इसका फिर मकसद क्या है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मार्च बहुत दूर की बात है, मार्च 2022 की बात कर रहे हैं कि बहुत दूर की बात है, उससे पहले इस्लामाबाद में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है, गवर्नमेंट को वो घर भेजने की बात कर रहे हैं। तो लंदन में क्या हो रहा है, क्या कंसल्टेशन हो रही है, क्या तरीक़ेकार पे इत्तफाक हो रहा है, वहाँ पे क्या बातचीत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, ये बात तो ठीक है कि आवाम के बेहतरी के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए हर सियासी से बात होनी चाहिए, और इसी को कहते हैं सियासत। डेडलॉक कभी भी नहीं आना चाहिए। तो वो बातचीत, अब लंदन में क्या हो रहा है? लंदन में बर्फ पड़ रही है, सर्दी हो रहा है, मगर नहीं, मैं लंदन नवाज शरीफ ने लंदन और पाकिस्तान सुन तो लेना, मगर समर, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन और पाकिस्तान दोनों की सियासत को गरमा के रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं से आपकी जिस्म में, आपकी सोच में, आपके ख्यालात में अगर गर्मी पैदा होती है, कोई हिद्दत आता है, कोई जज्बा आता है, तो ये होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। कोई लेकिन चीमा साहब कह रहे कुछ भी नहीं है, वो कह रहे कुछ भी नहीं है, कोई इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सुन रहा था चीमा साहब कह रहे थे कौन बनेगा वजीर आजम। तो अगर चीमा साहब को बोला जाए तो वो भी ठीक है, वो भी कल को अगर वो भी एमएनए हो और उम्मीदवार हो तो वही बन सकता है। यहाँ तो पीटीआई का हर आदमी भानुमती का कुंभा है, कोई काफ लीग से आया था, कोई पीपल्स पार्टी आया था, कोई कहीं और से आया था, कोई एएनपी से आया था। तो ये कहीं किसी वक्त भी ये परिंदे हैं, कहीं पर भी ये दरख्त थोड़ी हैं। दरख्त तो हम लोग हैं, ये परिंदे आते हैं चले जाते हैं। हम दरख्त हैं जिस पे परिंदे आते हैं, चहचहाते हैं और निकल जाते हैं। नहीं, ये परिंदे अगर निकल जाएंगे और ये दरख्त परिंदे आपकी तरफ भी आते हैं सर। अभी खानेवाल में आपने भी पीटीआई के 2018 के कैंडिडेट को टिकट देके इलेक्शन जिताया। नून लीग, आप कहते हैं हमारी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, आपने भी इलेक्टेबल्स भी, आपको भी कहीं ना कहीं जाके रिलाई करना पड़ता है। वो परिंदे आने जाने वाली बात आप पे भी फिट आती है। लेकिन मुझे सिर्फ ये लंदन का जरा बताएं कि ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि मार्च से पहले गवर्नमेंट रुखसत हो जाएगी, मार्च बहुत दूर है, ऐसा क्या करने जा रहे हैं? ऐसा ये करने जा रहे हैं कि जनाब रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है। उससे पहले शब्बर जैदी साहब ने कहा, और उनके सारी इकॉनमी जो इनके अपने वो कहते हैं। आज कल ही जनाब आपने देखा ही नहीं रज़ाक दाऊद साहब की बात, उन्होंने कहा दिवालिया हो गया है। तो जहाँ पे इनके अपने लोग इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे हैं, शब्बर जैदी साहब को सुना था वो कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। रज़ाक दाऊद साहब का चक्कर मैंने खुद देखा है सर, उनका बोल्ड ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आया हुआ था टेलीविजन पे। असल में ये हुकूमत है कि नहीं है, हुकूमत तो है, नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने भी इनको मुस्तरद कर दिया है। आप अपना बताएं ना, भी मुस्तरद कर दिया है। आप अपने लायामल का बताएं, अपने तरीक़ेकार का बताएं, क्या करने जा रहे हैं जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मार्च से पहले रुखसत हो जाएंगे? जो भी जमहूरी ऑप्शंस है वो हम करेंगे,
वो जमहूरी, देखिए अगर मुदाखलत बंद हो जाए, क्योंकि हमने देखा है सेनेट के चेयरमैन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो मुदाखलत हुई है वो मुदाखलत बंद हो जाए। आज 16 दिसंबर है, मैं समझ नहीं 17 है, 17 हम समझते हैं कल के दिन से हम कुछ सबक सीखें कि पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया है, सियासी तरीके से बनाया है, सियासी तरीके से आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी इदारा आकर के मुदाखलत करेगा तो ना कहीं पे कोई चेंज आएगी। आप देख लें, मुझे आप अपना जरा बताएं सर, अपना बताएं, लाएमल बताएं जरा, वो लाएमल क्या है? मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि लंदन प्लान में क्या है, लंदन प्लान के अंदर क्या पक रहा है वहां पे, मुझे उसके बारे में बताएं जरा, मेरे नाज़रीन भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके लीडर यहाँ पे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मार्च से पहले गवर्नमेंट रुखसत होने वाली है। देखिए जो बात मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे वो फुल एंड फाइनल होगा। देखिए हांडिया तो पकती रहती है, जो फुल एंड फाइनल नवाज शरीफ करेंगे उस पर ख़त्म होगा। बहुत सारे लोग मियां नवाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, बहुत सारे दीगर लोग भी मिल रहे हैं, फॉरेनर भी मिल रहे हैं, इंटरनेशनल लोग भी मिल रहे हैं, ये पहले नहीं है, बॉस्निया वाले बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान में ये आदमी एक ऐसा है जिसने इकॉनमी पाकिस्तान की बेहतर की, पाकिस्तान के लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, इनके दौर में अमन लाया गया, ये प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं ये खित्ते में। अहमदुल्ला मुहिब को भी लगता है वो भी उन फॉरेनर्स में से जो मिले मियां साहब को जाके सारे को। देखिए बात सुने, जो भी आए सियासी लोगों के दरवाजे खुले होते हैं, हम कभी डायलॉग बंद नहीं करते हैं, हम अस्करी कौन से मुज़ाकरात करने थे आपने? पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात तो चले आपके चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल चीमा साहब, आप नरेंद्र मोदी से बात करने को तैयार रहते हैं तो आप हर से बात करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि जिस बातचीत के जरिए खित्ते में अमन आ सके, लोगों की जिंदगियों में बेहतर आ सके, वही एक हल है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। ठीक है चीमा साहब, वो बता तो नहीं रहे तफसीलात लंदन प्लान के वाले से कि लंदन प्लान है क्या, या शायद उन्हें बताया नहीं अभी तक अयाज सादिक साहब ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने कि लंदन प्लान में क्या है, लेकिन काफ़ी कुछ पक रहा है वहाँ पे। परवेज इलाही साहब के साथ भी रब्ते हुए, आपके बड़े इत्तेहादी हैं पंजाब के अंदर, गो कि वो फ़ोन कॉल तो चौधरी शुजात साहब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए थी, लेकिन उन्होंने ये भी उन्हें दावत भी दी है कि लंदन आए तो मेरी तरफ ज़रूर चक्कर लगाइएगा, जिससे एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि फिर वक्त मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, वो उन्हें दावत दे रहे हैं कि आप लंदन आए तो मेरी तरफ चक्कर लगाइएगा। लेकिन सर जो इस वक्त हालत देख रहे हैं, आपकी गवर्नेंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आप खुद कह रहे थे उस पर ज़रा बात करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें गैर ज़रूरी है, लेकिन आपकी गवर्नेंस भी तो इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त। कोई मूव अगर होती है तो वो कामयाब शायद इस मरतबा हो भी जाए, आपका कॉन्फिडेंस जो है उसकी वजह जो और भी थी एक पेज वाली, शायद वो भी अब नहीं रही, तो अब तो कोई मूव अगर आती है बड़ी लिथल होगी आपके लिए। देखें इसमें समर इकानमी के हवाले से 2 या 3 बातें हर बंदा मुस्लिम लीग नून का है या पीपल्स पार्टी का है आगे शुरू हो जाता है, बिल्कुल एक रटे रटा फिक्रे हैं। पहली बात है जी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट मेरे सामने डाटा पड़ा हुआ है 2005 से लेके 2006 से लेके 2000 यू कैन से के ये 20 तक का ये डाटा आप नज़र आ रहा है सामने कि जो मैक्सिमम यहाँ पे आप कह लें कि रीसेंट हिस्ट्री में जो मैक्सिमम यहाँ पे बेरोज़गारी आई है ये 2006 में थी 7.6%। मुस्लिम लीग नून के दौर में ये 2014 में थी 6.2% और फिर 5.9% और लास्ट 2018 में हमें मिली 5.79 5.79% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी। चीमा साहब ये बात आप खानेवाल के लोगों को क्यों नहीं समझा सके, ये बात आप खानेवाल के लोगों को क्यों नहीं समझा सके कि आप बड़े यहाँ पे हालात आपने बड़े अच्छे कर दिए। आप पढ़े लिखे आदमी, आप तो सुन लें ताकि हाने वाले भी सुन रहे हैं, बाकी भी सुन रहे हैं। आप तो मुझे करने तो दें ताकि मैं हाने वाले तो पहुंचे, इतने मुझे इजाजत है मैं कर लूं। वो भी देख रहे हैं। पहली बात ये करते हैं बेरोजगारी का मैं 2006 से लेके 2021 तक बता रहा हूं मैं आपको कि 5.6 सर एक आम आदमी को आदाद और शुमार समझ नहीं आते चीमा साहब, ये इतना उलझाए ना, ये बेरोजगारी महंगाई की बात करें, सीधी महंगाई इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है। आप कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, यहाँ पे बाहर से आ रही है, तो इंडिया बाहर से चीजें इंपोर्ट करता है, मालदीव भी करता है, भूटान भी करता है, बाकी बांग्लादेश भी करता है, श्रीलंका भी करता है। हमारे यहाँ महंगाई सबसे ज्यादा है, इस चीज पे जरा बात करें। मैं जब किसी पढ़े लिखे बंदे के मुंह से सुनो कि फिगर नहीं बोलनी चाहिए तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता है। आप आदाद शुमार का गोरख धंधा, मोटरसाइकिलें ज्यादा बिक गई, गाड़ी ज्यादा बिक गई, ये अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आ गई, महंगाई की बात जरा बताएं चीमा साहब। मुझे किसी तसब से मैं बताने लगा ना, मैं कह रहा हूँ मुझे तसब से महंगाई में फिक्र आएगी ना,
महंगाई में फिक्र रहेगी, आप मुझे फिक्रा बोलने के बाद आप कह रहे हैं फिक्र ना बोलें, ये कौन सी स्टेटमेंट है ये? अच्छा, सो फिक्र तो बोलने आपने फिक्र स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं बोलनी, गुस्से से नहीं बोलना, खुशी से नहीं बोलना, खुशामद से नहीं बोलना, खुशामद से नहीं बोलना, किसी को राजी करने के लिए नहीं बोलना। चल अच्छा, हाँ हाशमी साहब जरा चीमा साहब को बात करने दें। स्पीकर जीरो नहीं निहाल साहब प्लीज बुजुर्ग आदमी ना करें ऐसे, ना करें। अच्छा, सो बेसिकली आप कह लें कि पहली बात तो होगी बेरोजगारी मैंने बताई कि बेरोजगारी हमारे दौर में कम हुई है। 2006 से लेके 2018 तक जो महंगाई बेरोजगारी थी हमारे दौर में कम हुई है, नंबर एक। दूसरी बात आपने कही महंगाई के हवाले से हम दो स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे यहाँ महंगाई है 8.5%। 8.5% जो महंगाई है हमारे हिस्से में, यार क्या सुल्तान राय बने हुए आप सुल्तान राय की तरह बिहेव कर रहे हैं। बात करने दे प्लीज, आप बात करें। ये आप कह लगा रहे हैं जैसे फिल्म के सेट पे खड़े हैं सर, वो लंदन प्लान बना के बैठे अफसोस पर, लेकिन जरा उनको बात करने देते जरा हाशमी साहब, जरा कह के घर जाके मार लेना। यहाँ पढ़े, यहाँ लोग देख रहे हैं, यहाँ लोग साहब अपनी बात मुकम्मल करें, सुन रहे हैं, अगर को सुन रहा है तो सुन ले। ये चीमा साहब बात मुकम्मल कर लें। दूसरी बात आ गई महंगाई की। महंगाई हम कह रहे हैं कि महंगाई 8.5% है, 8.5% महंगाई है। हित्ते में आप कह लें कि चल रही है मतलब कुछ 6-6.5% पे चल रही है। हमारे यहाँ जो डॉलर की डेप्रिसिएशन का है वो थोड़ा सा इशू करके हमारे यहाँ 8.5% है। और ये 8.5% महंगाई करके हम जो अगली स्टेटमेंट बोलते हैं कि हम हित्ते में सबसे सस्ता मुल्क है। 3 तरह के एनालिसिस के मुताबिक अभी रिसेंटली जो है एनालिसिस है कि $354 और $370, ये दो फिगर के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में सबसे सस्ते डिक्लेयर हुए हैं। इसके बाद सारे मुल्क 400 से लेकर 1200 तक ऊपर हैं। फिर तीसरी बात आ गई गुर्बत की। गुर्बत की बात हम कर लें तो गुर्बत में 3 फिगर हैं। एक है $1.9 से कम इनकम वाले कौन से हैं, फिर दूसरा है $3.2 से कम इनकम वाले। सर जी ये सब आपकी बातों से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। जो आप अदाद-ओ-शुमार दे रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त दे रहे हैं। तीनों तरह की गुर्बत कम हो रही है, तीनों तरह की गुर्बत कम हुई है। तीनों जो स्टैंडर्ड है $5.5 से कम या $3.2 से कम। लेकिन सर ये अदाद-ओ-शुमार में तो चीजें बताते हैं बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जो अवाम के अंदर जो बैरोमीटर होता है, जो अवाम के अंदर बैरोमीटर होता है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का, वो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, आगे बल्दियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात तो कुछ और बता रहे हैं। वहाँ पे तो आपकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। लोग जो खानेवाल का इलेक्शन आप हारे थे 2018 में 4,000 के मार्जिन से, वो आप 14,000 के मार्जिन से हार रहे हैं जाके। सर समर 2 दिन बाद बल्दियाती इंतखाब है, आपका KPK का पता लग जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो आप हानेवाल में हमारे अनफॉर्चुनेटली कैंडिडेट चेंज हो गए। कैंडिडेट चेंज हुए। राणा सलीम बड़ा बेहतर कैंडिडेट है। राणा सलीम वाज बेटर कैंडिडेट दैन जी डेफिनेटली। और वहाँ पे हम पहले भी हारे थे, अब भी हारे हैं। उसी पहले मुस्लिम लीग नून एक कमजोर कैंडिडेट होने के बावजूद जीती थी। नहीं ये शहबाज गिल साहब तो कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुर्दों ने वोट डाले यहाँ पे आके सारे। चीमा साहब जरा सुन लें शहबाज गिल साहब को, वो कोई और तो जी पेश कर रहे हैं सिलेक्शन का। देखिए जरा सुन लें, आप भी नाज़रीन को भी सुनाते हैं, जरा सुन लें सर जरा। एक शख्स जो वफात पा चुके थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके 2 डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पर उनका वोट डाला गया। और मुर्दों के वोट डालने में नून लीग की खास महारत है। ये 10-10, 15-15 हज़ार तक मुर्दों के वोट डाल देते हैं। तो 2 वोट डले मुर्दों के, नहीं डलने चाहिए थे, लेकिन वो 14,000 वोट मुर्दे से डाल गया। रिसेंटली जो मैंने एनालिसिस किया, मेरे हल्के में 37,600 कुछ वोट गलत थे। अब ये गलत सारी तो ज़ाहिर उनके नहीं है, सारी तो पीपल्स पार्टी गलत नहीं है या मुस्लिम लीग नून के गलत नहीं है, बाकी मतलब वो कुछ मिक्स होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जनरल इलेक्शन में वोट हमसे ज़्यादा थे, इस इलेक्शन में भी उनके वोट ज़्यादा थे, लिहाजा वो जीत गए हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और ये अच्छी बात यह है कि जनरल इलेक्शन, नॉर्मली ज़िमनी इलेक्शन जो है हमेशा गवर्नमेंट जीतती थी धांधली करके। हमने ये काम नहीं किया, हमने रवायत चेंज की है। कराची में पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है, फिर भी वो जीत गए। वजह ये थी कि गवर्नमेंट उनकी थी, वो आप कह लें कि ब्रूटल यूज ऑफ पावर किया उन्होंने। हम ये करने को तैयार। सर वो फवाद चौधरी साहब मान रहे इस बात को कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के इशू से यहाँ पे वो सही तरह से हैंडल नहीं कर सके तंजीम को नीचे पंजाब के अंदर, वो मान रहे इस बात को, एक प्लेटफॉर्म पे माना उन्होंने। बहरहाल मैं दोबारा सिर्फ आता हूँ जरा। शैला साहिबा, पीपल्स पार्टी ने लाहौर में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, आपके वोट वहाँ 5,000 से बढ़ के चले गए 32,000 पे। बड़ी खुश हुई पीपल्स पार्टी की, हमने बड़ी कामयाबी कि हमने यहाँ पे झंडे गाड़ दिए पंजाब के अंदर। हमारी यहाँ पे
पेनिट्रेशन बढ़ रही है। यहाँ जो खानेवाल के अंदर भी आपका वोट बैंक इंक्रीज़ हुआ है, 6,620 से आपके कैंडिडेट ने इंक्रीज़ करके 15,000 वोट पे चले गए। तकरीबन 9,000 वोट का यहाँ पे इजाफा हुआ है पीपल्स पार्टी के। क्या इन मामूली इजाफे को, या एक बेहतर इजाफा कह सकते हैं हम लाहौर का, क्या इसे कहा जा सकता है कि ये कोई रिवाइवल की तरफ जा रही है पीपल्स पार्टी पंजाब में, या सिर्फ ये खुशफहमी वहाँ से मुकाबला नून और पीटीआई का ही होना अगले इलेक्शन में? देखिए, अभी तक हमारी वहाँ ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट नहीं है, और हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारा कैंडिडेट उधर से उधर जो है, इधर से उधर गया। फिर वो था, हमारे अपना कैंडिडेट है, नए हैं, और जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होगी, हमारे लोग बेहतर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कम होने के बजाय ऊपर आना वोट, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और वो लोग जो उल्टे उल्टे इल्जामात लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि हमारा वोट बैंक बहरहाल बढ़ रहा है, और हम जो हैं वो अपने एक जद्दोजहद पे यकीन रखे हुए। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में चाह रही थी पहले कि सबसे पहले तो मुबारकबाद दूं उन 15,000 लोगों को कि जिनको हमने अपने ज़माने में असेंबली में बाकायदा बातचीत करके उनको उनकी पुरानी जगह पर मुलाजमतों पर रखा था, और फिर उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर अपनी जगहों पे वापस हो गए और उनको रोजगार मिला। हो सकता ग्रेड है 8 तक के बहाल हुए हैं। ग्रेड 8 से 18 वाले जो हैं वो इम्तिहान दे के पास होंगे। 1 करोड़ नौकरियां जो हुकूमत ने देनी थी, हो सकता है ये 15,000 उसमें लगा ले तो 1,15,000 हो जाएंगी। मेरा कहना जो है वो ये है, कल भी मैंने ये कहा था, और ये बात मैंने अपने बड़ों से जो कि इकॉनमी पे अपने मजबूत गिरफ्त रखते हैं उनको सुना कि अगर आपके मुल्क में इकॉनमी जो है, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर है, लोगों को रोजगार दी गई है, और ये तारड़ साहब तो कुछ और बता रहे हैं। पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी के वोट बढ़े हैं, आप जिसे पॉपुलैरिटी कह रही हैं, मैं बात शाला साहबा, जो जिसे आप पॉपुलैरिटी कह रही है पंजाब के अंदर आपकी इंक्रीज होना, वो अता तारड़ साहब तो कुछ और कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 2,000 रुपए दे के वोट खरीदे वहां पे। जरा सुन ले आप उनका इल्जाम भी जरा। अब एक सियासी जमात है जो सिर्फ पैसे लेके आ गई है, जिसके पास बताने को कुछ नहीं है। उन्होंने वोटों की खरीदारी अरूज पर की, खुलेआम की, इससे कोई किसी को इनकार नहीं है। शहर में आप किसी खातून को पूछें जो बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो कहते जी हमें बुलाया गया कि जी 2,000 रुपए आपको देंगे, आप अपना आईडी कार्ड दें। पीपल्स पार्टी जो कोशिश कर रही है कि वो पीटीआई की बी टीम बन के उनकी हिमायत हासिल कर ले, 100 में बिस्मिल्लाह जरूर करें। जी शाला साहब, देखिए बी टीम तो जेयूआई, देखिए बी टीम जो जेयूआई का मेयर खड़ा हुआ है ना, वहाँ पे सब मिलके एक टीम बने हुए। ये मुझे अता तारड़ साहब ना बताएं, 1,000 लोगों को 2,000 देने से कुछ भी नहीं होता, ये तो ज्यादा लोगों को दिए जा सकते थे। लेकिन मुसलसल जो वहाँ पर कैंपेन है, उसमें मैं समझ। शाला साहब, मैं माजूद आपकी तरफ ऑडियो का मसला आ रहा है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और एक और इंपॉर्टेंट बात की तरफ जाएंगे, एक और इंपॉर्टेंट इशू उसकी तरफ जाएंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम नाज़रीन। एक प्लान लंदन में मुबैना तौर पर बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजने के लिए, गिराने के लिए, लेकिन एक प्लान इस्लामाबाद में भी बन रहा है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या फिर इस्लामाबाद के अहम फैसला साझेदारों के अंदर। और वो प्लान है मुल्क लूटने वालों को, पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वालों को जेल में डालना है, मंतकी इंजाम तक पहुँचाना है उनके केसेस को। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने तर्जुमानों का इजलास बुलाया, जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई। कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ इस इजलास के अंदर से जो तफसीलात सामने आई। एक तो खानेवाल के इलेक्शन पे प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ हैं कि जाली वोटिंग ना रुक सके। वो 2 मुर्दा शख्स के वोट डालने की बात कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाई पाई का हिसाब लेंगे पैसा लूटने वालों से, और ये भी कहा उन्होंने कि कौम का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ, एहतसाब से पीछे नहीं हट सकते। जस्टिस वजीउद्दीन के बयानात को इतना उछाला, अपोजिशन की करप्शन पर कोई बात ही नहीं करता, मेरे कोई लाखों के अखराजात नहीं। अपोजिशन जमातों के लीडर्स ने मुल्की ख़जाना लूटा, उस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। और उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात से मुतल्लिक मज़ीद बात करने से रोक दिया कि इस पर कोई भी बयानबाजी ना की जाए। लेकिन वो पाई पाई का हिसाब लेने की बात कर रहे हैं, जेलों में डालने की बात कर रहे हैं। तो जनाब हाशमी साहब,
वहाँ तो बड़ी सख्त एहतसाब की बातें हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। आप लंदन में इस गवर्नमेंट को घर भेजने की बात कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब तो कह रहे हैं कि सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके सरगना शहबाज शरीफ साहब है, ज़रा उनका मौक़िफ़ भी सुन लें आप शहजाद अकबर साहब का। चलान के मुताबिक ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए। 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने तकरीबन 28 खुफिया बेनामी अकाउंट्स के थ्रू की। इस गिरोह का जो सरगना था, जो सरबराह था, वो शहबाज शरीफ था। काफ़ी हद तक ये ज़िम्मेदारी अदालत के ऊपर चली जाती है और अदालत की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के इम्पॉर्टेंट और पब्लिक जो इम्पोर्टेंस के नौयत के केसेस हैं उन्हें डे टू डे ट्रायल किया जाए। जनाब हाशमी साहब, 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग, चपरासी के PN के चौकीदार के अकाउंट से अरबों रुपए बरामद होना, करोड़ों रुपए बरामद होना उनके अकाउंट्स में से, 4000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल शवाहिद हैं, 100 से ज़ायद गवाहान हैं। ये तो एक प्लान आपके खिलाफ बन रहा है और देखते हैं कौन सा पहले एग्जीक्यूट होता है। देखिए जी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्लान नहीं करते हैं, वो ऐलान करते हैं और जब ऐलान करेंगे तो फिर इनको लग पता जाएगा। तो हम लोग प्लान नहीं करते। प्लान और साजिश और जो कॉन्स्पिरेसी है वो लोग करते हैं जो बैसाखी के सहारा आते हैं, जो सिलेक्ट होके आते हैं, इलेक्ट होके नहीं आते। बगैर प्लान के किए गए ऐलान में कोई इतना खास जान नहीं होती। नहीं, हमारे ऐलान में बड़ी जान होती है। मोहम्मद नवाज शरीफ जब ऐलान करते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तारीख उनके ट्रैक रिकॉर्ड है। वो बिजली के खात्मे, वो अंधेरे से रोशनी में लाने की प्लान की तो पूरे पाकिस्तान में वो लड़ने का प्लान किया था। मोटरवे की बात की तो पूरे पाकिस्तान में लड़ने का प्लान किया था और वोट के लंदन चले गए सर। वो लड़ेंगे, हर उस कुव्वत से लड़ेंगे जो पाकिस्तान की दुश्मन होगी, अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे। जो अवाम की खुशहाली की दुश्मन होगी वो सबसे हम लोग लड़ेंगे। अब रह गई जो शहजाद अकबर साहब एक लतीफ़ा और मस्खरा टाइप आदमी है, वो क्या बात किया जाए, ये बात ना करें। वो शहबाज, ये शहजाद अकबर साहब को खुद से बात नहीं कर रहे थे। ये वो आज जो चलान जो शहबाज शरीफ साहब का वो चलान, उस चलान में से तफसीलात बयान कर रहे थे। बयान तो कर रहा हूं ना समर, बोलने जी सर, समर आप मुझे बोलने दें। नैब के जब केस फाइल हुआ और 20 महीने तकरीबन 2 साल शहबाज साहब जेल में रहे और जब उनको जमानत दी गई तो आप उठा करके लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की फाइंडिंग देखें। उन्होंने कहा देयर इज नो सिंगल पीस ऑफ एविडेंस, देयर इज नो सिंगल पीस ऑफ एविडेंस, और उनको जमानत दिया गया। वो सेम टू सेम केस उठा करके जब नैब से इनको मुकी पड़ी तो वो FIA में लेके आ गए। अब वो कहीं और लेके जाएंगे। भाई बात ये नहीं है कि कितने आपने गवाए और कितने सफात पे केस है। बात है एट द एंड ऑफ द डे बेल ऑर्डर्स या बरियत की ऑर्डर में जजेस क्या लिखते हैं। आपके कहने से अपने नियम में हम तो कह रहे हैं ना, आप अपना सबसे पहले प्लान करें ना कि आपको शुगर कमीशन ने कहा कि इतने 100 अरब का घपला हुआ, आपको आटा कमीशन ने कहा इतने का घपला हुआ, आप पे गवर्नमेंट के इदारों ने कहा दवाइयों में इतने का घपला हुआ, LNG में इतने का घपला हुआ, नदीम खान साहब ने ऐलान करें, आप ऐलान करें, अपने कैबिनेट के खिलाफ ऐलान करें, अपने ATMs के खिलाफ ऐलान करें। अदरवाइज इनके ऐलान ऐसे अभी मेरे साहब चीमा से 1 मिनट सुन लेना। इन्होंने फिगर की बात की, ऐसी फिगर है 0/0 है फिकर क्या। इन्होंने ऐलान किया 50 लाख घर कागजों में बना लिया इन्होंने, हर चीज कागज पे, इनके अमली तौर पे कुछ भी नहीं है। दे आर ओनली ऑन पीस ऑफ पेपर, और वो भी पेपर कौन से, टिश्यू पेपर जिसे हाथ पोंछ करके बाहर फेंक दिया जाए। सर आप भी तो प्लान ही बना रहे हैं, आप भी तो दावे ही कर रहे हैं, कभी अक्टूबर की बातें करते हैं, कभी दिसंबर की बातें करते हैं। तो ऐलान करेंगे आर या पार, ये ऐलान हुए ना सर, ये ऐलान हुए, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। ये मैं 15 से ज्यादा मौके गिन सकता हूं कि जब आप लोगों ने बड़े बड़े दावे किए गवर्नमेंट को शिकस्त देने के, हराने के, वहीं पे आपको खुद नाकामी का सामना करना पड़ा। आप एक दूसरे पे बदएतमादी की सूरत में, हमने हर जगह शिकस्त दिया है। ये सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ इंस्टेंसेस की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल लोग गलियों में निकल, मैं पूछता हूं चीमा साहब, क्या चीमा साहब गलियों में निकल करके लोगों को बता सकते हैं कि मैं रोजगार पे हूं, इमरान खान भी रोजगार में आ गया है, और तो फिर आवाम क्या करेगी देखिएगा आप इनको। ये जाए ना पब्लिकली, चीमा साहब अभी बाजारों में जाए। चीमा साहब ये जरा जो पूछ रहे आपसे आशफी साहब, क्या आप अवाम में जाने से डर रहे हैं? आप लोग जा ही नहीं रहे अवाम में, देखें सवालात का आपको डर है तुंदो तेज, और अवाम को ये फिक्र समझ नहीं आते जो आप अभी हमें बता रहे थे। अच्छा यार आप देखें रिसेंटली
मैं कह रहा हूँ रिसेंटली अगर इमरान खान स्कर्दू गए या मियाँ वाली गए, 2 जगह भी गए हैं, फिर मैं कह रहा हूँ 2 दिन बाद इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन में ज़ाहिर है हम गलियों में ही ना, और कहाँ पे है पूरे KPK में कोई जगह ऐसी तो नहीं जहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल जेनेरिक बातें कर देते हैं, आगे फिक्रे बोल देते हैं। मुझे अफसोस होता है कि एक बंदे ने MSc की है, एक बंदे ने PhD की है, एक बंदे ने MBA किया है, एक बंदे ने लॉ किया है, तो वो आके जस्ट स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे, जस्ट स्वीपिंग स्टेटमेंट। वो जैसे नौकरी करने आया हुआ है, जैसे पैसे लेके आया हुआ है, उसने 4 आप कह लें कि डायलॉग बोलने हैं जिस तरह मतलब अदाकार होते हैं, उस तरह बोल देते हैं। देखें सादा सी बात, मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि 2018 में आप कह लें, मैंने फिगर दी है, मैं वर्ल्ड बैंक की फिगर दे रहा हूं, बाकी फिगर दे रहा हूं कि भाई आप कह लें बेरोजगारी थी 5.89%। इस बात से इनकार कर देंगे। अच्छा सर पाकिस्तान की भी यही है, पाकिस्तान की भी यही है। अच्छा मुझे आप बात कर रहे हैं प्लीज, टोकरा ना बार। अच्छा पाकिस्तान की भी यही है। अच्छा अब 5.79% से अगर वो 4.8% पे आ गई है तो भाई आपने यही माननी है ना, और क्या है तरीका आपके पास। फिर दूसरी बात है कर्जे की बात करते हैं। कर्जे में देखें, कर्जा पाकिस्तान की तारीख में 11 साल ऐसे हैं, टोटल तारीख में 11 साल ऐसे हैं जब डबल डिजिट कर्जा बढ़ा है, वरना सिंगल डिजिट कर्जा बढ़ता है। हमारे 3 साल में कर्जा बढ़ा है 7%, 8%, 8.79%। इनका 2018 में जो कर्जा बढ़ा, 2018 एक मिनट शुमार पे सर एक मिनट जी 2018 में कर्जा बढ़ा 19%। 2018 में कर्जा बढ़ा पाकिस्तान का, एक्सटर्नल डेट बढ़ा डॉलर में। और सर ये एक आम पाकिस्तानी को ये बातें समझ नहीं आती है, की बात करते हैं, ये GDP ग्रोथ ना हो सर, वो एक आम पाकिस्तानी को समझ नहीं आती, उसकी अपनी मैशत अगर खराब है, एक आम पाकिस्तानी की अपनी मैशत, घर का उसका बजट अगर खराब है तो उसे इन बातों की समझ नहीं आती। ये आदाद शुमार उसे बिल्कुल समझ में नहीं आते। मुझे सिर्फ अब ये बताएं कि ये जो शहबाज शरीफ वाली बात मैंने अभी की थी, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, कि इस पर सर मुझे बता दें कि ये कैसे करेंगे, उन्हें आप सजा दिलवा पाएंगे? 100 से ज्यादा तो गवाह डाले हुए हैं, आप खुद समझते हैं कोर्ट कचहरी के मामला तो बड़ा मुश्किल है कन्विक्ट करना। देखिए शहबाज शरीफ, अच्छा शहबाज शरीफ साहब का सुन ले ज़रा कि शहबाज शरीफ साहब के 28 ऐसे मुलाजम हैं जिनकी तनख्वाह थी 5800 रुपये से लेकर 28,000 तक, उनके अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं। उनके अकाउंट जो इस्तेमाल हुए हैं उनमें 16.3 अरब रुपया गया है। 16 उसमें वो पैसे भी आए हैं कि जिन लोगों के अपॉइंटमेंट, औरंगजेब भट्ट को की अपॉइंटमेंट की गई गुजरात में ब्यूटिफिकेशन चेयरमैन की, और उसके नीचे DC वगैरह, उसका 50 लाख रुपया उसने चेक दिया, वो शहबाज शरीफ के अपने अकाउंट में जमा हुआ। और ये टोटल 16 रुपया आप कह लें रमजान शुगर मिल के अकाउंट में जमा हुआ, और उसका चीफ एग्जीक्यूटिव था हमजा शहबाज। और एक इनका पॉइंट आ गया, मैं जरा गुलजार 2015 में मर गया, 18 तक उसका अकाउंट इस्तेमाल हुआ। सही है, चले ये चीजें साबित करना, इसमें ओपन एंड शट है, लेकिन 100 से ज्यादा गवाह डाले हुए आपने। शैला रज़ा साहिबा मुझे ये बता दें, ओपन एंड शट केस है ये शैला रज़ा साहिबा, चले आपका पॉइंट आ गया सर। शैला रज़ा साहिबा ये बता दें कि ये जो लंदन प्लान की हम बात कर रहे थे, आपकी पार्टी तो जरदारी साहब तो बार बार इख्तलाफ यहीं से शुरू हुआ था नून लीग के साथ, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान है यहाँ के तहरीक चलाएं, अभी आपके लोग जाके वहां मिल रहे हैं मियां साहब से, इसका मतलब है कि आप अपने पॉइंट से पीछे हट गए। मैंने आपसे एक दफा भी ये नहीं कहा कि वहां पे कुछ प्लान हो रहा है। मैंने कहा है कि सियासी रहनुमा है, एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। कुछ हो रहा है वहां पे, काफी कुछ हो रहा है। अगर आप लोग अपनी ही बात करनी है तो मैं तो वैसे भी इस प्रोग्राम में बहुत कम बोली हूँ, आप लोग आपस में बात कर लें। मैं अपनी पार्टी की इस वक्त तर्जुमानी कर रही हूँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि वहाँ पे मुलाकात हो रही है, और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जिसमें सिर्फ इस हुकूमत ही के गिराने का प्लान हो। जो चीज ऑलरेडी गिरी हुई है, जो अवाम को कोई सहूलत नहीं दे सकी, जिसकी अपनी कोई खदुखाल नहीं है, जिसकी कोई तरीका नहीं है, जिसके लिए कहना पड़ रहा है कि माशी हालात अच्छे हैं, अवाम में नजर कहीं नहीं आ रहे। अवाम की इन्होंने कितनी दफा सरकारी लोगों की, सरकारी नौकर जो है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। महंगाई अगर ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमारा इतना नंबर है, तो जिस नंबर तक ये आ गए हैं, क्या आपने उस नंबर तक अपने अवाम की तनख्वाह बढ़ाई है? क्या आपने मुल्क में ऐसी इन्वेस्टमेंट लाए हैं कि जो लोगों को रोजगार मिला हो? जवाब होगा नहीं। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, और यही आपकी नाकामी है कि अगर आप इसको इंटरनेशनली भी डालते हैं तो आपके अपने मुल्क के जो है इन्फ्लेशन रेट क्या है, और उसमें अगर मुझे ब्रेक लेनी है साहब, ब्रेक के बाद आपसे आके पूछूंगा कि आपके घर पे गैस आ रही है कराची के अंदर, चूंकि आज पीपल्स पार्टी ने बड़ा एहतजाज किया गैस की लोड शेडिंग के हवाले से, इस पे बात करेंगे। मुझसे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक दोस्तों। नाज़रीन, आज पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में एहतजाज किया गैस की बंदिश के हवाले से। शैला रज़ा साहिबा, क्या वाक़ईतन कराची के अंदर हालात इतने ख़राब है कि 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए गैस भी दस्तयाब नहीं है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले तो झूठे, बाकी सब लोग जो बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी है और वो डिजिट अंडरस्टैंड नहीं करते, वो जाहिल। पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके यहाँ गैस आ रही है, पढ़े लिखे लोगों के यहाँ खुशहाली है। चीमा साहब की बातों का अब तक क्या मतलब आया? खाने वाले के लोग भी जाहिल हो गए क्योंकि उनके यहाँ भी उन्हें भी डिजिट समझ नहीं आ रहे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आप कराची ही की बात नहीं करें, आप कहीं भी पूछ लें, यहाँ से लेके डेरा इस्माइल खान तक चले जाएं, गैस नहीं है, ठीक है। और इसी तरह बिजली की भी बंदिश हमें देही सिंध में और देही इलाकों में मिल रही है। तो जब आज मुझे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाके करना था, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई सीट नहीं होती है, मोस्टली MQM की सीट्स होती हैं। वहां पे इतना बड़ा मुजाहरा था जिसको आप देख सकते हैं, क्योंकि तमाम जो ताजर बिरादरी है, खास तौर पर देखिए हर छोटा ताजर भी ताजर होता है, होटल वाले, कारखाने वाले, ये सब उसमें शामिल है। तो अब हम तो जाहिल हैं, हमें तो पता ही नहीं कि गैस नहीं है। ठीक है, तो गैस की कीमत भी बढ़ाई जा रही है। चीमा साहब, गैस है भी नहीं, कीमत भी बढ़ा रहे हैं, बड़ी ज्यादती कर रहे हैं यार आप। और गिवन टाइम जो इसका हल था मेरे पास। देखें, गैस आप कह लें कि गैस डिप्लीशन जो है, आप कह लें गैस कम हो रही है डेफिनेटली, और उसकी आगे कंजम्पशन बढ़ रही है। 15% पिछले 3 साल में 400% कंजम्पशन बढ़ गई, 30% की प्रोडक्शन कम हुई है। हम बेसिकली हमने प्रायोरिटाइज़ किया है इसको, यू कैन से फैक्ट्रीज़ को। पेशावर से लेके फैसलाबाद तक जो फैक्ट्री हैं तकरीबन 2200 फैक्ट्री है। 2200 फैक्ट्री में इस वक्त तकरीबन 1770 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। सिर्फ 400 उन फैक्ट्री को हमने गैस देनी बंद की है जो फैक्ट्रियाँ गैस पे बिजली पैदा करती हैं। रही है कि आपने तबाह कर दिया सारा कुछ, गैस ही नहीं कह रहे, टैक्स कहाँ से इकट्ठा करेंगे आप? मेरी है, लोकल इंडस्ट्री सारी बंद है। अच्छा जी, मैं यही कह रहा हूँ। देखें, मैं जो फिक्र में बोल रहा हूँ, जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि जो फैक्ट्रियाँ जनरेटर लगाए हुए थे गैस पे, उनको हमने बंद किया। सर, आपका पॉइंट आ गया। जरा क्विकली हाशमी साहब, आप अपना प्लान बता दें जरा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया चीमा साहब, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, जरा हाशमी साहब का पॉइंट पे आ जाए जरा। जी हाशमी साहब। हाँ, ये प्लान करते हैं। देखिए, प्लान बड़ा सादा सा है। नवाज शरीफ के लगावे मंसूबे जो शाहिद खाकान ने एग्जीक्यूट कराया, वो LNG का जो टर्मिनल है उसको आप करें और सही वक्त पे जाके LNG सस्ते वक्त सही वक्त पे LNG ले आते तो शायद आज ये बहरान ना होता। आज की शो में इतना ही। मेहमान का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन की, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।